हाँ जी बच्चों, वेलकम। देखो भाई, ईएमआई और एसी वाला चैप्टर है और ई बुक में से हम लोग सवाल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 है, लेक्चर नंबर 6 है। आज हम 41 से लेकर 60 तक की डिफ़िकल्टीज को देख रहे हैं। तो जरा देखो बेटे, जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं उनके नंबर हैं 41, 46, 49, 50 और 55। तो देखो जरा एक एक करके मैं सवाल पढ़ रहा हूं और इन्हें हम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले 41 पढ़ लो। देखो 41 में ना बेटा दो लूप बने हुए हैं, लूप 1 और लूप 2। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो दो लूप बने हुए हैं। इस तरह से लूप 1 है, लूप 1 है ये, और उसमें ये लूप 1 है बच्चों। ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, लूप 1 है ये। और इसी तरह से एक और बना हुआ है लूप 2, ये लूप 2 है। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है सी और यहां लिखा हुआ है डी। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। अब देखो मैं सवाल पढ़ देता हूं तो आपको हाल ही आइडिया लग जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखो बेटे, इन इलेक्ट्रिक करंट I1 कैन फ्लो आइदर डायरेक्शन थ्रू लूप 1। I1 इसमें से ऐसे भी चल सकती है या उल्टा भी चल सकती है, दोनों तरह से I1 चल सकती है। और इंड्यूस करंट चलेगी लूप 2 में से। पॉजिटिव I1 इज व्हेन करंट इज फ्रॉम ए टू बी। अगर करंट ए से बी की तरफ चल रही है तो I1 को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर करंट उल्टा चल रही है तो I1 को नेगेटिव मानेंगे। ये करंट है I1, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो बेटे, और अगर करंट सी से डी की तरफ चल रही है तो इस करंट को प्लस मानेंगे, और उल्टा चल रही है तो इस करंट को माइनस मानेंगे। ऐसा सवाल में कहा जा रहा है। अभी तक मैं सवाल ही पढ़ रहा हूं, कुछ बताया नहीं है मैंने। अब देखो बेटे, आपको I2 का ग्राफ दिया हुआ है। तो I2 का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक एक्सिस पर टाइम है, ये टाइम वाली एक्सिस है। इस एक्सिस पर करंट है I2 माने इसमें बहने वाली करंट, और ये करंट टाइम के साथ कांस्टेंट है। आप देख पा रहे होगे, I2 के बारे में आसानी से समझ सकते हो। I2 पॉजिटिव है और समय के साथ कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। और I2 का नाम है इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस करंट कांस्टेंट है। अगर इंड्यूस करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी समय के साथ कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। अब बताओ जरा, इंड्यूस करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई भी क्या होता है आपको पता है? फाई जो होता है वो होता है B इंटू ए। और B में क्यों बदलाव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? करंट के कारण। तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं क्या है बताओ? प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी के ईएमएफ प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि ईएमएफ कांस्टेंट है तो डी आई अपॉन डी टी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। DI1 की बात कर रहा हूं, इसमें बहने वाली करंट को। लूप 1 में बहने वाली करंट का डिफरेंशिएशन यानी DI अपॉन डी टी, इस करंट का कांस्टेंट होना पड़ेगा। और नेगेटिव माने उसकी जो, जैसे ये पॉजिटिव है तो उसकी दिशा भी उल्टी होगी, नेगेटिव दिशा में होगी और नेगेटिव दिशा में होगी। तो बताओ, अगर हम ग्राफ I1 और T के बीच में खींचे तो किस तरह का कर्व मिलेगा? इसका मतलब उसकी स्लोप जो होगी वो कांस्टेंट होगी और नेगेटिव स्लोप होगी। तो जरा बनाओ कैसा ग्राफ बन सकता है, बताओ जरा। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा बेटा। तो देखो ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया T। स्लोप कैसी रखनी है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन हो गया स्लोप कांस्टेंट का मतलब। लेकिन स्लोप नेगेटिव आपको लेनी है, तो ये नेगेटिव दिशा में है, तो ये प्लस है तो ये माइनस दिशा में बनेगा, तो ये माइनस वाली दिशा में बनेगा।
पॉजिटिव दिशा में नहीं बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक फिक्स स्लोप बनेगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ माइनस लेने का कारण समझ में आ गया। याद रखो इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करती है, तो इस वजह से माइनस आता है। माइनस का मतलब यहाँ दिशा से है, तो इसीलिए हमने I1 को माइनस वाली दिशा में दिखाया है और उसकी स्लोप को फिक्स दिखाया है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये वाला सवाल तुम लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। नीचे बुक है, बुक के क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, जो जो तुम पूछते हो ना वो नीचे हम लिख लेते हैं ताकि बुक में से सवालों को पढ़ सकें। कभी कभी 2 मोबाइल नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब देखो बेटे अगला सवाल ले रहा हूं मैं 46। तो जरा 46 पर गौर करो, ये समझ में आ गया होगा, आसान सही है। अब 46 समझो जरा। तो देखो पेज बदलना हूं और 46 पर चर्चा कर रहे हैं। 46, तो देखो भाई 46 बुक में ये नीचे बना हुआ है सवाल। देखो ये है, दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से है सवाल। देखो शायद नीचे नज़र आ रहा हो, ये है, ये वाला सवाल है ना। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। द रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन द सर्किट शोन इन फिगर इज। आपको टाइम कांस्टेंट का रेशियो निकालना है, एक तो चार्जिंग के दौरान और एक डिस्चार्जिंग के दौरान। देखो डायग्राम अब मैं बना देता हूं साफ सुथरा सा आपके लिए। तो देखो जरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, केयरफुली देखना। डायग्राम में बेटे कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और प्यारे बच्चों नीचे एक रेजिस्टेंस 2R लगा हुआ है। देख लो सवाल में, एक इंडक्टेंस लगा है L और नीचे एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, और एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की। ये V वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है, ये इंडक्टेंस है L, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस R है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी भाई, बोलो भाई। सबसे पहले बात कर रहे हैं चार्जिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान जैसे ही स्विच को दबाएंगे सर्किट की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्विच को दबाएंगे सर्किट की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो उस समय सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, देखो ये V वोल्टेज है, तो चार्जिंग यहाँ से होगी, इस पर भी V वोल्ट आएंगे और इस पर भी V वोल्ट आएंगे। तो इसका मतलब इसको जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस समय होगा वो 2R होगा। फिर दोबारा समझो, ये सर्किट हो जाएगा हमारा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा R इफेक्टिव, वो कितना होगा, 2R। कब, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, राइट। और जब हम डिस्चार्जिंग करेंगे बेटा, तो जरा डिस्चार्जिंग का सर्किट भी बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब है अब बैटरी की जरूरत तो नहीं है, तो बैटरी को आप हटा के बाकी सर्किट बनाओगे। तो सर्किट में R आएगा, ये वाला, ये नीचे वाला 2R आएगा बेटे, और ये इंडक्टेंस आएगा, और ये इसकी हो रही है डिस्चार्जिंग। तो यहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बता सकते हो, ये तो इफेक्टिव 1 था। अब बताओ R इफेक्टिव 2 कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2R और R, ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 3R। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2R एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग इट विल बिकम्स 3R। अब तुम्हें पता ही है, तुम्हें दोनों के टाइम कांस्टेंट को क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो L/R होता है। क्या होता है भाई, L/R, पता है ना। ये फॉर्मूला होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में। जैसे अगर चार्जिंग की बात करें तो I बराबर I0 1 माइनस e की पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी, वेयर R अपॉन L इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया भी था। इट इज दैट टाइम इंटरवल इन विच करंट
जो है अब बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाती है। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट या टाउ इज दैट टाइम इंटरवल इन विच करंट इंक्रीजेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होता है R बाई एल कहते हैं, तो ये होता है L बाई आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो L बाई आर का नाम क्या है? टाइम कांस्टेंट, टाउ, या T अपॉन टाउ भी लिख सकते हो, है ना, T अपॉन टाउ। L बाई आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो बताओ जरा, L तो फिक्स है, जो इतना जहां चार्जिंग में भी L और डिस्चार्जिंग दोनों में ही L तो बराबर है, तो टाइम कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो आराम से बना सकते हो, टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इक्वल्स टू आर इफेक्टिव 2 अपॉन आर इफेक्टिव 1। अब आर इफेक्टिव 2 कितना है? 3R, और आर इफेक्टिव 1 कितना है? 2R। आर से आर कट जाएगा बेटा, तो इसलिए टाइम कांस्टेंट का रेशियो आ जाएगा 3:2। याद रखिए, जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, L बाई आर होता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो ये भी मुझे लगता है आसान सही है यार, क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बच्चों 2 सवाल और हैं, 49 और 50। तो जरा ये एसी की शीट में से हैं, तो एक बार मैं एसी की शीट अपने सामने रख रहा हूं और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आता है 49। तो देखो जरा, 49 पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बी केयरफुल। सवाल पढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, फ्रीक्वेंसी को F से लिखा है तुम्हारी बुक ने, तो 50 हर्ट्ज दी हुई है। कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड दी है, समझ ही गए, माइक्रोफेरेड का मतलब 100 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, ये कैपेसिटेंस दी है। AC सर्किट है और सिर्फ C सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटर ही है और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो C सर्किट है। और पीक वैल्यू ऑफ द करंट 1.157 I नॉट 1.57 एम्पियर दिया हुआ है। पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इतनी दी हुई है, t बराबर 0 पर। द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। तो आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालने हैं, तो वोल्टेज की इक्वेशन होती है E बराबर E नॉट, पता ही है तुम्हें, साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है। क्या होती है बताओ भाई? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब E नॉट कैसे निकालोगे बताओ भाई? E नॉट वोल्टेज है, वोल्टेज होता है करंट I नॉट इंटू रेजिस्टेंस। अब ये C सर्किट है ना, तो C सर्किट का रेजिस्टेंस XC होता है, साइन ओमेगा टी लिखा ही है। अब बताओ भाई, I नॉट तो ठीक ही है, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन 2 पाई FC और साइन ओमेगा टी। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। XC पता ही है 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ओमेगा की वैल्यू रख दी है 2 पाई F, तो 1 अपॉन 2 पाई FC। अब I नॉट 1.57 आसानी से समझ सकते हो, 1 अपॉन 2 पाई जानते ही हो भाई 3.14, फ्रीक्वेंसी जानते ही हो 50, कैपेसिटेंस जानते ही हो 10 की पावर -4, और साइन ओमेगा टी तो समझ ही रहे हो। 1.57 से 3.14 कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा बताओ जरा? 1 अपॉन, ये हो गया 100, ठीक है, तो 2 और 100 ये हैं, तो 10 की पावर -2 साइन ओमेगा टी। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 में इस 2 का डिवाइड लगा लेना, तो 50 साइन ओमेगा टी। तो ये आ गई आपकी वोल्टेज की इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन होगी E बराबर 50 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू चाहो तो 2 पाई F लिख सकते हो, तो 50 साइन 2 पाई FT, F की वैल्यू 50 है, तो 50 साइन
2 पाई इंटू 50t, तो ये हो जाएगा 50 साइन 100 पाई टी। इस तरह से भी लिख सकते हो। आसान सा ही है, बहुत इजी सा है। तो इस तरह से ये ईएमएफ की इक्वेशन हो जाएगी। बहुत इजी है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई डिफिकल्टी तुम्हें आ रही होगी बेटा, है ना। तो 49 तुम्हें क्लियर हो गया है। अब चर्चा कर रहे हैं जरा 50 पर। जरा 50 को देख लो बेटा, ये भी बड़ा आसान सा ही है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई, इस तरह से है डायग्राम। ये आपका वोल्टेज दिए हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है बेटे, और ये यहाँ पर दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टेंस कॉइल लगी हुई है। इस तरह से डायग्राम है। ये C है, ये L है, ये रेजिस्टेंस है। ये जो वोल्टेज लगे हैं इनकी इक्वेशन दी हुई है 200 साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन है? E बराबर 200 साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज है 200 साइन ओमेगा टी, यानी मैक्सिमम वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 200 वोल्ट हैं। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है भाई, ये इसका रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। XC भी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है जो वो भी 100 ओम है। और L वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये है 200 ओम। अब आपको पता ही है XL और XC आपस में अपोजिट होते हैं, आपको खूब पता है। ये जैसे आपकी करंट हो गई IV। अब जो ये वाला वोल्टेज होता है R वाला, वो तो इसी दिशा में होता है, ER इसी दिशा में होता है, EL बेटा ऊपर होता है, तुम्हें पता ही है ना। EL ऊपर होता है, EC नीचे होता है। ये 100 है, तो ये दोनों अपोज करते हैं आपस में। ये फेजर डायग्राम तुम्हें याद है। तो अब जरा बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया XL माइनस XC। तो इस आर्म का रेजिस्टेंस हो जाएगा XL माइनस XC यानी 100 ओम, और इस आर्म का रेजिस्टेंस भी है 100 ओम। क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब देखो बेटा, इस पर भी वोल्टेज कितने लगे हैं? इस पर भी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट है, और ये भी पैरेलल में है ये वाला सिस्टम। तो इस पर भी वोल्टेज 200 वोल्ट है, यानी इस सिस्टम पर भी वोल्टेज 200 वोल्ट है, इस सिस्टम पर भी वोल्टेज 200 वोल्ट है। लेकिन दोनों की करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, है ना। तो करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो कुल करंट अगर I है, तो इसमें बहने वाली करंट अगर I1 है, पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहा हूं, इसमें बहने वाली करंट I2 है, तो I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा? I स्क्वायर बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इस वजह से I स्क्वायर बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अब I स्क्वायर तो निकालना ही है। अब I1 कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। वोल्टेज इस पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 थे, है ना। तो 200 में 100 का डिवाइड कर दो, तो 200 अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया। इस पर भी वोल्टेज 200 है, और इस आर्म का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। तो करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट निकल रही है, ये ध्यान रखना। ये एक तरह से I0 स्क्वायर निकल रहा है, ये ध्यान रखना, है ना भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 आ गया ये I0 स्क्वायर। तो I0 आसानी से निकल आएगी 2√2 एम्पियर। ये हो गई यहाँ से चलने वाली मैक्सिमम करंट I0। लेकिन हमें बेटा I0 नहीं निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है IRMS। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालोगे बताओ भाई? I0 में √2 का डिवाइड करोगे, तो 2√2 में जब √2 का डिवाइड करोगे तो IRMS निकल आएगी, और IRMS आ जाएगी 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सोर्स में से चलने वाली करंट 2 एम्पियर है। कितनी करंट है? 2 एम्पियर। ये करंट है, IV की वैल्यू बता रहा हूं, 2 एम्पियर। तो ये आपका सवाल है। कौन सा सवाल है भाई? 50। अब एक सवाल बच्चों ने और पूछा है,
जिसका नंबर है बच्चों 55। तो जरा देखो, मैं जरा सवाल को आपको एक बार समझा देता हूँ। और देखो जरा, EMI का है ये सवाल 55। तो ये इस तरह से है, जरा मैं पेज बदल रहा हूँ तो 55 का डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। 55 देखो, क्वेश्चन का डायग्राम जरा बना देते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक तो आपके पास मैग्नेट है, वो इस तरह से हैंग की हुई दिखाई है, एक रिजिड सपोर्ट से हैंग की हुई है, और उसके अंदर दो पोल हैं मैग्नेट में, जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में। ये वाला पोल का नाम है नॉर्थ पोल और इस वाले पोल का नाम है साउथ पोल, राइट। और नीचे बेटे एक ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है जो घूम रही है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज है, और घूमता हुआ इसको इस तरह से दिखाया गया है डायग्राम में। नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इस तरह की बात है। अब देखो मैं सवाल पढ़ देता हूं। ए नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू अ नॉन कंडक्टिंग लूप। इस लूप को, इस रिंग को नेगेटिव चार्ज दिया गया है। चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड द लूप इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसी प्लेन में इसको रोटेट किया जा रहा है, प्लेन यही है, और इसी प्लेन में ये मैग्नेट है। आगे सवाल पढ़ोगे तो ये भी क्लियर हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग अफेक्ट्स अ स्मॉल मैग्नेट। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उससे स्मॉल मैग्नेट पर प्रभाव पड़ता है, और वो भी जो मैग्नेट है वो भी इसी प्लेन में है, यानी ये प्लेन में ही दोनों चीज़ें हैं। चाहे तो लटकता हुआ वर्टिकल प्लेन मान लो, ऐसे मान लो इसी प्लेन में सारी चीज़ें हैं, या कॉपी वाला प्लेन मान लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब देखो जरा समझना, ध्यान दीजिएगा, केयरफुली समझिएगा। देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे मानोगे? अपोजिट दिशा में। ये क्लॉकवाइज है तो करंट मानोगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, तो करंट की दिशा उल्टी मानी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा आसान है। जिस दिशा में करंट चल रही हो उस तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करो, तो अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। ठीक है, तो बताओ भाई, ये अंगूठा किसकी दिशा बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर वास्तव में देखोगे ना बेटा, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर की जगह अगर तुम वर्टिकल प्लेन में देखो तो तुम्हें बहुत ही क्लियर होगा। ये वर्टिकल प्लेन है और नीचे रिंग है, इस तरह से रिंग है, लटकी हुई है, और उसमें करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। चला के देख लेना तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो जरा किधर आ रहा है, देख पा रहे हो? इधर बाहर की तरफ। ये रिंग है, ऐसे इमेजिन करो, ये रिंग है और ऊपर एक मैग्नेट लटकी हुई है। देखो ऐसे समझना है, देखो जरा ध्यान देना, ये मैग्नेट लटकी हुई है, आराम से समझ पा रहे होगे। ऐसे रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से ये मैग्नेट लटकी हुई है। ये इसका नॉर्थ पोल है, देखो देख पा रहे हो? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नीचे रिंग है, ये नीचे रिंग है। मेरी उंगली को रिंग समझो थोड़ा सा, है ना? ये रिंग है, और रिंग में करंट कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कहाँ आएगा? फिर बाहर की तरफ, वर्टिकल प्लेन में लेंगे तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे आएगा, इस दिशा में। ठीक है, अब देखो बेटा, हर जो आपकी ये रॉड होती है ये डाइपोल मूवमेंट की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खड़ा होना चाहती है। तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो नॉर्थ पोल टर्न होके इस तरह से होना चाहेगा, है ना? नॉर्थ इधर आना चाहेगा। अब बताओ कैसे घूमेगा? आप नीचे से देख रहे हो तो आपको कैसा घूमता हुआ महसूस होगा? नॉर्थ पोल इस दिशा में ऐसे आएगा, साउथ ऐसे, तो ऐसे घूमेगा। तो देखो ये कौन सा मोशन है? क्लॉकवाइज। घड़ी भी ऐसी चलती है, 3 से 6 बजेंगे, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे बजेंगे। उसी तरह से देखो ये नॉर्थ पोल घूम रहा है, तो ये नॉर्थ पोल ऐसे घूमेगा घड़ी जैसे। इसका मतलब ये जो आपकी क्या है? मैग्नेट है, वो अपने को घुमाकर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में करने का प्रयास करेगी। तो कैसे घूमेगी? देखो जरा, क्लॉकवाइज। देख पा रहे हो कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज।
इसका मतलब मैग्नेट कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। जरा घर पे ना करके देखो आप, ऐसे करके एक धागा ले लो, धागे से एक मैग्नेट समझो लटकी हुई है, नीचे एक रिंग है, रिंग में करंट जिधर चल रही है ना, करंट की दिशा में उंगलियों को घुमा लेना। करंट ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें उंगलियों को ऐसे घुमा लेना, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड या डाइपोल मूवमेंट। अब ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल जो होता है, ये जो डाइपोल होता है, ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन होता है, तो ये अपने को ऐसे घुमाकर इसकी दिशा में अलाइन करेगा। तो इस नॉर्थ पोल का मोशन कैसे होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज दिशा में। किधर होगा, क्लॉकवाइज। तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, द मैग्नेट रोटेट्स क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम द बिलो। जब आप नीचे से देखेंगे, है ना, तो इस तरह से सारा अरेंजमेंट है, नीचे से देखोगे आप तो आपको मैग्नेट क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। करके भी देख सकते हो, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बच्चों इसमें खाली समझना था, बहुत ज़्यादा लिखने वाला तो कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं है। मुझे उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप कौन सी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, 5A, और उसके आप 20 सवाल करके रखिएगा। थैंक यू बच्चों।